अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अनवार हैदर, जो कि पार्टनर हैं ए डॉट हैदर एंड को में। तो आज हम इनसे क्वेश्चंस करेंगे आपकी गाइडेंस के रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल्स की प्लानिंग को लेके और जर्नी के दौरान जो कि डिफिकल्ट पार्ट होता है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, या इनकी जर्नी में क्या डिफिकल्ट पार्ट्स आए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अभी डिमांड एंड सप्लाई गैप चल रहा है कैप स्टूडेंट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि ऑडिट फर्म्स में या इंडस्ट्री में कितनी अवेलेबल हैं और क्या आपके पास सूटेबल ऑप्शन बचता है। अनवर साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया और बहुत शुक्रिया आपने वालेकुम हमें टाइम दिया। सलाम। जी बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस वीडियो के लिए, ताकि स्टूडेंट को कुछ गाइडेंस मिल सके हमारे एक्सपीरियंस से। जी। अच्छा अनवर साहब, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि कहाँ आपका एक्सपीरियंस है और आपकी जो जर्नी में जो डिफिकल्ट पार्ट था वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। यह है कि मैंने कोई 7 साल पहले स्टार्ट किया था, सीए की जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने 3 साल में किया था कैप अपना। उसके बाद आर्टिकल्स मेरे हुए थे केपीएमजी इस्लामाबाद में। तो साथ मैंने आर्टिकल्स किए हैं और फाइनल्स के पेपर जो है वो एक आर्टिकल्स खत्म होने के एक टर्म बाद अपने पास किए हैं। तो जर्नी तो मेरा यही है कि केपीएमजी में था और 7 साल में जो है वो सीए कम्प्लीट हुआ है तकरीबन। और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अगर आप कहें जर्नी में, तो वो कह सकते हैं कि जब आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और उसके साथ आपने जब पढ़ना होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरू में, क्योंकि उससे पहले क्या है, जब आप कर रहे होते हो उसमें सिर्फ आपने पढ़ाई करनी होती है। बाद में आपने साथ में फन भी जाना है और साथ में आपने क्लासेस लेनी है। और क्लासेस का टाइम भी ऐसे होता है कि जिस टाइम आपके अंदर हिम्मत नहीं होती क्लासेस लेने की, उसके साथ आपने अपनी जो है वो तैयारी भी करनी है। तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जो मेरे लिए थी, वो मेरी सबसे पहली अटैम्प्ट थी फाइनल्स की, तो जिसमें मेरे कोई भी पेपर पास नहीं हुआ था। तो वहाँ से मुझे फिर कुछ आइडिया हुआ था कि मैंने आगे जो है वो अपनी जो फाइनल्स की जर्नी है उसको कैसे लेकर चलना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी वर्क लाइफ और वर्क स्टडी बैलेंस को किस तरह मेंटेन करना है। तो इस तरह से फिर मैं लेके चला था। और यह है कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने साथ दिया, साथ अपनी जो है मेहनत करते रहे। तो यह है कि फिर अगली 3-4 टर्म पे जो है वो क्वालिफाई हो गया था फिर। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी हुई कि आपने जिस तरह आप अपने ये जर्नी बता रहे थे, ये वाकई बहुत डिफिकल्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। कि बिल्कुल ऑडिट ऐसे ही फॉर्म्स था। में तो रिलैक्सेशन नहीं मिलती, स्पेशली ऑडिट सीजन में। अच्छा, मैं आपसे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो ये कि जिस तरह आपने कहा कि आपने 3 साल में कैफ किया और थोड़ी अपने पहली अटेम्प्ट में आपको थोड़ी स्ट्रगल हुई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये भी गाइड कीजिएगा कि बाजू का स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, कितने स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि सर काइंडली ये बताइए कि क्या ये हम पास भी कर पाएंगे। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 70% में फॉल करता हूँ, तो क्या ये मैं क्लियर कर पाऊंगा? देखें, ये चीज़ मैटर करती है आपकी कमिटमेंट और आपके हार्डवर्क के ऊपर। ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो एफएस में आपके इंटर में कितने मार्क्स हैं। ये चीज़ सीए के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। सीए में जब आप आ जाते हो, फिर आपका मैटर करता है कि आप यहाँ पे अपना कितना आउटपुट दे रहे हो। ये है कि आपकी हार्डवर्क और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कमिटमेंट। आपकी जिद होनी चाहिए कि यार मैंने अगर इसको स्टार्ट किया है तो मैंने खत्म करके छोड़ना है। अब आप अगर देखते हैं कि मोस्टली लोग जो है वो पार्ट क्वालिफाइड अगर हैं, जो कैप करके फिर फाइनल्स में जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें मैं आपको आज श्योर कर रहा हूँ कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही हिम्मत हार जाते हैं, जो आगे जर्नी अपना वो करने कंटिन्यू करना ही नहीं चाह रहे होते, जिनका होता है यार बस अब हम कैप हमने पास कर लिया, आर्टिकल्स हमारे हो गए, अब हम जो है वो एक हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर वो इस चीज़ को जो है ना वो छोड़ देते हैं। जो उनकी कमिटमेंट होती है, जो जिद होती है, उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि यार हमने क्वालिफाई करना है। अगर आपके अंदर ये चीज़ हो कि यार मैंने जो है वो क्वालिफाई करना है, और ज़ाहिर है जब आप क्वालिफाई करोगे, आप जितना भी पार्ट क्वालिफाइड भी अर्न कर रहे होगे उससे आप डबल पे जाओगे। अगर आपके अंदर ये चीज़ें होंगी कि यार मैंने क्वालिफाई करना है, फिर मेरी अर्निंग जो है वो भी इससे डबल हो जाएगी। और ज़ाहिर है फिर एक रिस्पेक्ट का भी आंसर आपके वो आ जाता है लोगों के अंदर कि यार ये बंदा जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। तो ये चीज़ अगर आप इन चीज़ों को भी देखो कि यार अगर मैं क्वालिफाई कर देता हूँ तो मैं ये सब कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, तो तब भी आपकी जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म नहीं होती, आप उस चीज़ को लेके चलते रहते हो। हाँ बेशक आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरी स्टूडेंट को यही है कि आप लोग बेशक आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं छोड़नी कि मैं अपने फाइनल्स के पेपर देना छोड़ दूँ।
अपनी जो है वो सीए की जर्नी को खत्म कर दूं, ऐसा ना कीजिएगा बिल्कुल भी। क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है इस टाइम पे वही मैटर कर रही है। जो पार्ट क्वालिफाइड है उसके लिए मार्केट में अब उतना कह सकते हैं कि रेलिवेंसी नहीं रही उनके लिए, जो है वो उतना उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, और सैलरी जो है वो उतनी मार्केट कंपेटिटिव नहीं रही है एक पार्ट क्वालिफाइड के लिए। अगर आप अच्छी अर्निंग पे जाना चाह रहे हैं सीए की फील्ड के तौर पे, आप खुद को रिस्पेक्टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, काइंडली उसके बारे में बताइएगा कि जब एक स्टूडेंट कैफ क्वालिफाई कर लेता है ना, तो उसके बाद उसके जहन में होता है कि मैं जाऊंगा ऑडिट फर्म में और इजीली मेरे आर्टिकल्स हो जाएंगे, ये इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बारे में बिल्कुल एड्रेस कीजिएगा। और ऑडिट फर्म्स में मैंने लास्ट वीडियो में ये बता रहा था कि मैं एक फर्म में था 2-3 दिन पहले। तो वहां पे मैंने पूछा कि काइंडली सही ये है। बताइएगा कि क्या सीन है आपका ज्वाइनिंग के एतबार से, जूनियर स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ज्वाइनिंग का कोई प्लान नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग है ट्रेनिंग के लिए, वो ऑन कॉल बैठे हुए हैं। तो काइंडली आप इस इशू को भी एड्रेस करें कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली अपने आर्टिकल्स कैफ के बाद पहले ढूंढने में और फिर प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, ताकि उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी मेंटेन हो सके, उनके पेपर भी पास हो सके। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अब जैसे कि एक स्टूडेंट जो है वो कैफ क्वालिफाई करता है 4 टर्म में, 5 में या 6 में, इवन के अगर कोई 7 टर्म में भी कर रहा है, 7 टर्म में भी, वो भी यही सोच रहा होता है यार मुझे बिग 4 मिल जाए। तो ज़ाहिर है हर एक का राइट है कि यार मैं बिग 4 में जाऊं, क्योंकि ये चीज़ फैसिनेट भी करती है। बाद में आपको आपकी अ, जो जॉब है उसमें भी आपको बहुत ये चीज़ एक अहम रोल प्ले करती है। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप स्टूडेंट जो है, अगर उसको 5-6 टर्म में उसने क्वालिफाई किया है और उसको टाइमली जो है वो आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, किसी अच्छी फर्म में, बिग 4 होगी या बाकी एक कैटेगरी की फर्म होगी, अगर उसमें आर्टिकल्स नहीं मिल रहे तो वो क्यूसीआर रेटेड में चला जाए या किसी छोटी फर्म में भी चला जाए। उसको अपना टाइम सेव करना चाहिए। 5-6 मिनट, अगर वो 6 मंथ तक वेट करके अगर उसको लगता है कि मुझे अच्छी फर्म मिल जाएगी, तो इतना वो वेट कर ले, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर उसको अच्छी फर्म मिल जाती है, लेकिन लेकिन अगर ये है कि 6 मंथ भी वेट करने के बाद उसको कोई अच्छी फर्म नहीं मिल रही, तो उसको चाहिए कि वो अपने आर्टिकल जो है वो किसी छोटी फर्म में चला जाए, वहां से कर ले। उसमें अब एक चीज मैं ये बताता हूँ कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो फर्म और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये 60-40 मैटर करती है। कि 40% आपके आर्टिकल्स क्या आपने कहाँ से किए हैं, और 60% होती है आपकी क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन के बाद भी 1-2 साल जब आपके गुजर जाते हैं इंडस्ट्री में, उसके बाद फिर बिल्कुल ये चीज़ जो है वो नहीं देखी जाती कि आपके आर्टिकल्स कहाँ से। फिर आपका ये देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आप क्वालिफाई कर चुके हैं नहीं, और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना है। तो मेरे स्टूडेंट को यह है कि अगर वो छोटी फर्म में उनको आर्टिकल्स मिलते हैं तो वो छोटी फर्म में भी चले जाएं, अपना टाइम ज़ाया ना करें, वहां से जाके वो क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के 1-2 साल के अंदर जो है वो उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि वो अच्छी इंडस्ट्री में भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपकी जब क्वालिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, फिर आपकी जो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है वो इतना मैटर नहीं करेगा एक एम्प्लॉयर के लिए। राइट। तो उसको ये नजर आएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है और आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना हो चुका है। राइट। फिर दूसरी चीज ये आती है कि स्टूडेंट अपने आर्टिस्ट को किस तरह से जो है वो प्लान करें। अब यह है कि जब आप आर्टिकल्स में जाते हो तो आपको थोड़ी सी आप अपने अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखें कि यार मैंने आर्टिकल्स के बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, और कितने टाइम बाद करनी है, मैंने कितना टाइम जॉब करनी है, या मैंने प्रैक्टिस करनी नहीं है, मैंने जॉब भी करनी है। तो अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर आप अगर आपको अच्छी फर्म मिल रही है तो आप उसमें चले जाएं। और अगर आप ये है कि आपका ये है कि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप किसी ऐसी फर्म में जाएं जहाँ पे आपको रोटेशन जो है वो इजीली मिल सके। कि आप अगर ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो आप 1.5-2 साल वहाँ पे लगा के 6 महीने साल जो है वो टैक्स में लगा सकें, 6 महीने साल जो है वो आप एडवाइजर में भी लगा सकें। तो इसका ये होगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑलराउंडर बन चुके होंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो बाद में अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो वो ऐसी फर्म चूज करे जहाँ पे उसको इजीली रोटेशन मिल सके। और इज़ार है जो बड़ी फर्म्स हैं, बिग 4 वगैरह हैं, वो रोटेशन इजीली देती नहीं है। तो अगर आप छोटी फर्म में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑलराउंडर बना दिया जाएगा, आपको हर तरह का काम सिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो पाते। बिग 4 में अगर आप जाते हो तो आप एक डिपार्टमेंट में जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हो अपने आर्टिकल्स में। छोटी फर्म में आप उस तरह से एक्सपर्ट नहीं होगे, लेकिन यह है कि आपको हर चीज़ आ जाएगी। फिर जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे या
उसके बाद आप आर्टिकल के बाद भी अगर कोई एक्सपीरियंस लोगे तो फिर उससे आपकी जो है वो पॉलिश ही होंगी आपकी एक्सपर्टीज। तो एक तो ये चीज़ आ गई कि आप अपने आर्टिकल्स जो है वो किस तरह से प्लान करें। फिर यह कि आपने आर्टिकल्स को और अपनी जो स्टडी है उसको किस तरह से मेंटेन करना है। उसका ये है कि अगर स्टूडेंट जो है ना वो डेली बेसिस पे अब वो कोशिश करे कि टाइम पे फर्म चला जाए, टाइम पे ऑफिस चला जाए और टाइम से छुट्टी करे। हमारा एक जो है वो एक अलमिया ये भी बन चुका है हमारे ऑफिस का, ये होता है कि रूटीन काफ़ी हद तक बन चुकी है कि लोग जो है वो लेट जाते हैं ऑफिस, फिर वो रोते हैं कि यार हमसे लेट सीटिंग करवाई जाती है। अगर आप यार 11 बजे या 12 बजे ऑफिस जा रहे हो तो फिर ज़ाहिर है आपको 8-9 बजे तक बिठाया जाएगा ना ऑफिस में। तो अ- आप ये करें कि आप 9 9 साढ़े 9 तक अपने टाइम जो है वो ऑफिस हैं, टाइम पे राइट। अपना काम खत्म करें। और आप अगर टाइम पे अपना काम खत्म कर लेंगे, सीरियसली आपको कोई भी आपका सीनियर नहीं रोकेगा कि यार आप जाके, अगर आपकी क्लासेस हैं तो आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं फर्म में कि यार आपकी क्लास है ठीक है, अपने काम कंप्लीट कर लिया आप चले जाओ। अपनी ये है कि वर्क को है आप अपना जो है वो टाइमली कंप्लीट करो। टाइम से अगर आप ऑफ करके फर्म से चले जाओ, अपनी क्लासेस लो। और जिस दिनों में आपकी क्लासेस ना हो, अब ज़ाहिर है आप जब फर्म से वापस आओगे आपकी क्लासेस शाम को 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो रही होंगी, 9:30 तक खत्म हो रही होंगी। उसके बाद आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा उस तरह से। तो फिर राइट। आप अपनी स्टडी को जो है वीकेंड पे प्लान करो कि वीकेंड पे आप लाइब्रेरी चले जाओ, घर में बैठ के 3 से 4 घंटे अगर आप हर वीकेंड पे जो है वो पढ़ लेते हो तो इंशाल्लाह यह है कि आप एग्जाम लीव जब आपकी स्टार्ट होंगी तब तक आप इतनी तैयारी पे आ चुके होंगे कि आप एग्जाम लीव में अपना अगर आप 100% देते हो तो आप पेपर पास कर सकते हो। और फिर आपने लीव में जो है वो अपना फुली तौर पे अपना देना है। आपकी अगर 25 छुट्टियां हैं, 30 हैं, 35 हैं, जो जितनी भी छुट्टियां आपने आपको एग्जाम लीव हमने आपको दी हैं, आप उसको फुली यूटिलाइज करें, अपनी जो है वो हार्ड वर्क करें उस टाइम में। और इंशाल्लाह यह है कि आपके पेपर फिर नहीं रहेंगे, आप फाइनल के पेपर फिर इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली साथ में आपने अल्लाह ताला को जरूर याद रखना है, दुआएं जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। जी अगर आपकी 50% मेहनत है तो 50% जो है वो आपकी दुआएं काम करती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं स्टूडेंट्स की तरफ से रखना चाहूँगा जो ट्रेनीज है हमारे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली माशाल्लाह अभी आप यंग हैं और आप एनर्जेटिक भी होंगे, सुबह जल्दी भी जाते होंगे। माशाल्लाह आपने अपनी ऑडिट फर्म बनाई है, विच इज़ वेरी गुड। और ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। ये मैं पर्सनली जानता हूँ कि अपना बिजनेस कितना फ़ायदा देता है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर बिल्कुल। फ़ायदा देगा। एक्चुअली मैं पॉइंट ये ट्रेनी स्टूडेंट्स की तरफ से रखना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हमारे पार्टनर्स और मैनेजर्स ही अगर 11 या 12 बजे आएँगे, तो फिर कब हम 6 बजे जा सकते हैं? और मतलब ये एक ऑल ओवर द ऑडिट फर्म्स ये मैंने देखा है कि कुछ आपको 10% कह लें मैनेजर्स या पार्टनर्स जो कि टाइम पे आते हों और वो भी बहुत कम। ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा परसेंट ऐसे होता है कि वो लेट आ रहे होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करे बेचारा? बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि बाकी में जो हमारे सीनियर्स होते हैं फर्म में, पार्टनर या मैनेजर्स, वो लेट आते हैं, 11 12 बजे तक भी आते हैं। उसका यही कि आप अपनी रूटीन आप सेट करो, आप खुद राइट। टाइम पे जाओ। आप अपने मैनेजर को जो क्लियरली बोल दो सर मैं टाइम पे आ रहा हूँ, अपना काम टाइम पे खत्म कर रहा हूँ, तो मुझे छुट्टी टाइम पे चाहिए क्योंकि मैंने अपने पेपर पास करने हैं। तो बहुत कम सीनियर आपके ऐसे होंगे जो इस तरह के होते हैं कि आपको वो बिठा के रखेंगे। लेकिन 90% जो है वो आपके सीनियर ऐसे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कि जो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आप जो है कि अगर आपने आपका अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है आप जाके अपनी स्टडी करो, अपनी क्लासेस लो और आप अपने पेपर पास करोगे, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारी फर्म के लिए भी अच्छा होगा। ज़रा फर्म का भी इसमें एक होता है, अगर जिस फर्म से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं उस फर्म को भी यह है कि एक रेप्यूट उसकी अच्छी होती है कि जी। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से कम्पिटेंट निकलते हैं, वो क्वालिफाई भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पे ना तो पार्टनर और मैनेजर इस चीज़ को भी देखते हैं कि हम अपने बच्चों को इतना, अपनी ट्रेनिंग्स को इतना एंटरटेन करें कि वो अपनी स्टडी को जो है वो साथ में लेके चल सकें। चलिए, ये तो सही बात आपने की है, लेकिन छोटी अनफॉर्चुनेटली फर्म्स का काफ़ी मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन बड़ी जो बिग फोर है उसमें इस चीज़ को किया जाता है। यही मैं एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट रखना चाह रहा था कि जो हमारी बी कैटेगरी की और ए कैटेगरी की या सी कैटेगरी की फर्म है, वहाँ पे थोड़ा पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश तो यही है बिल्कुल और हम इंशाल्लाह। बात भी इस तरह ये कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि क्यों आपने कहा कि मैं जॉब ना करूँ या अपनी मैनेजर लेवल पे अपना एक्सपीरियंस ना बढ़ाऊँ? थोड़ा-सा 2-4 साल, 5 साल और काम कर लेते हैं और क्यों आपने ये स्टेप लिया कि मैं अपनी ही कंसल्टेंसी ऑडिट फर्म लॉन्च करता हूँ?
जरा इसका मुझे आंसर चाहिए हाँ, टू बी फॉर स्टूडेंट। फ्रैंक, टू जी जी, टू बी फ्रैंक ये था कि मेरा जो कैलिबर था ना वो जॉब वाला नहीं था। मैंने जॉब की है आर्टिकल्स के बाद, 6 मंथ मैंने जॉब की थी, लेकिन ये है कि जॉब करके मुझे आइडिया हो गया था मेरा कैलिबर जो है जॉब वाला नहीं है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइन में जाते हो तो फिर थोड़ा आपको जो है वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है अपने सीनियर्स की तरफ से। आर्टिकल्स में लाइफ तो डिफरेंट होती है, जब आप उसके बाद जॉब में जाते हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है आपके लिए। आपके जो सीनियर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ हद तक जो है वो पॉलिटिक्स भी आपको देखनी पड़ती है अपनी अपनी जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज़ बड़ी प्रिवेल कर रही है। तो ये जब चीज़ें देखते हैं तो कुछ लोग जो है वो इस चीज़ से ऑफेंड भी होते हैं, जैसे कि मैं होता था। तो मुझे लगा यार मैं जॉब नहीं कर सकता। तो और उसके बाद मेरा ये कि शुरू से मेरा ये था कि मैंने अपना जो है वो बिजनेस करना है। तो ज़ाहिर है अब आप अगर सीओ क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही बचती है कि आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो फिर मेरे यही था कि मैं अपना क्वालिफाई करूँ, उसके बाद अपना लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। इसमें होगा 1-2 साल मुझे जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किल होंगे मेरे लिए। लेकिन अगर इसी तरह अगर मैं ये 2 साल जो है वो जॉब में लगाता, उसके बाद अपनी ये कि स्टार्ट करता प्रैक्टिस, तो फिर भी मेरा जो है वो जर्नी था वो जीरो से स्टार्ट होता। अब मैं वहीं से स्ट्रगल, वही मुझे 2 साल जो है वो फिर भी स्ट्रगल करनी पड़नी थी। जी तो बिल्कुल। मैंने सोचा यार मैं ये जो मेरे मिला के टोटल 4 साल बन जाएंगे स्ट्रगल के, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपने 2 साल स्ट्रगल करके अगले अपने 2 साल सेव कर लूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे यार कि मैं, अगर ये 1-2 साल हमारे स्ट्रगल में अच्छा गुजर जाते हैं, हमारे यहाँ के क्लाइंट कुछ बन जाते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये है कि फिर काम थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हम जरूर ये भी आपके थी लिए, बात है। आपके लिए हम ये जरूर दुआ गए गूगो हैं कि आपका ये काम बेहतर हो, बल्कि बहुत ज्यादा होगा इंशाल्लाह। बस स्टार्ट पे थैंक थोड़ी यू सो प्रॉब्लम्स मच, होती थैंक हैं, यू। और ये मैंने खुद भी रियलाइज किया। छोटा सा हमने, हम भी काम करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्ट में, लेकिन बाय दी एंड जैसे कुछ 6-7 महीने गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह कंसल्टेंसी इंशाल्लाह। सर्विसेज होंगी। बस ये है कि बंदा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखे, तो बस इंशाल्लाह एवरीथिंग इज बिल्कुल फाइन। ऐसे ही है। और बहुत शुक्रिया अनवार भाई कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपके, ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन था, स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस थी, वैसे भी हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी स्किल्स को बिल्कुल पॉलिश बिल्कुल। करना है, या किस तरीके से हमने ईच एंड एवरीथिंग को प्लान करना है अगर हम एक कंसल्टेंट लेवल पे जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम बिल्कुल देने एनी का हमें। टाइम, एनी टाइम। तो बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच।